नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एक बार फिर मानव मित्र मंडल शाखा नरवाना की एस्टेट फ्री कोचिंग क्लासेज में। और मैं आप लोगों को एस्टेट के पिछले सारे पेपर सोल्व करवा रहा हूं। इस कड़ी में अब मैं लेकर के आया हूं वर्ष 2018 का एस्टेट पीआरटी का पेपर। ये पेपर आप लोगों की, जैसा आप सभी ने बताया मुझे कमेंट करके भी, कि आपकी मदद कर रहे हैं, इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि अभी तक का जो भी पेपर मुझे मिलेगा वो सारे पेपर आप लोगों के लिए सोल्व करके मैं डाल दूंगा लगातार। अगर मैं क्लास में खुद नहीं ले पा रहा हूं, लेकिन आप लोगों तक ये मेरा मैसेज, मेरी ये क्लास इस तरीके से पहुंच रही है, उम्मीद करता हूं आप सभी को इसका फ़ायदा हो रहा होगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। पीआरटी 2018 यानी जेबीटी का ये पेपर है आपका, लेकिन ये तीनों में काम आता है। सबसे पहला जो सवाल है, एक क्रमक क्रिया का वाक्य कौन सा है। 4 वाक्य दे रखे हैं। इसमें जो समझाने वाली बात है ना, वो समझाने के लिए ही मैं पेपर सोल्व करवा रहा हूं। समझ लें एक बार। एक कर्मक का मतलब एक कर्म जिसमें है। और कर्म कैसे छांटते हैं पहले ये भी मैं बता दूं। आप कई ने मुझसे पूछा था कि सर हम तो यही नहीं बता पाते कि इसमें कर्म कौन सा है, कैसे छांटें, ये अकर्मक है या सकर्मक है। अगर ये बात आप लोगों को देखनी है तो आप 2 काम कीजिए। जो उसमें मुख्य क्रिया है, जो एक फाइनाइट वर्ब जो उसमें होती है, एक जो मुख्य वर्ब होती है, जो सबसे मुख्य क्रिया होती है, उस क्रिया से 2 बातें पूछ लीजिए। पहला, क्रिया जो आपकी है उस क्रिया से ये पूछिए किसने, मतलब किसने। अगर आप पूछोगे उससे किसने, कर्ता ने, मतलब वहां पर आपका कर्ता ने आपका जवाब दे देगा वो। अगर आपने उस क्रिया से पूछना है किसको या क्या पूछना है, किसको छोड़िए, क्या पूछना है, उस क्रिया से क्या प्रश्न कीजिए, तो जो ये जवाब देगा ये आपका मुख्य कर्म होगा। ध्यान दीजिए, ये मुख्य कर्म होगा। और आम तौर पे ये जो मुख्य कर्म होता है ये निर्जीव होता है। समझ लीजिए इसको, क्योंकि ये एक बार एस्टेट में आ चुका है, इसलिए मैं इतना उससे समझा रहा हूं। ये आपका मुख्य कर्म होगा और ये आपका निर्जीव होता है। आमतौर पे ये बातें भी ऐसी की ऐसी बना दी जाती है कि जो निर्जीव कर्म होता है वो कौन सा कर्म होता है, मुख्य होता है, गौण होता है, कौन सा होता है। ठीक है, आप लोगों से मतलब उससे क्या पूछिए, आप क्रिया के साथ क्या लगा करके पूछिए। और ये जो मुख्य कर्म होगा ये आमतौर पर क्रिया से दूर होगा भाई, क्रिया से थोड़ी सी दूरी बना करके रखेगा। अगर 2 कर्म किसी में हैं तो क्रिया से दूर। और जो सजीव कर्म होता है आमतौर पे जो सजीव कर्म होता है और जो क्रिया से दूर होता है, तो वो जो होता है, मतलब क्रिया से पूछिए, से पूछो, क्या पूछना है आपने, मतलब किसको। आपको लग तो रहा है ये को वाला है और ये मुख्य कर्म होगा, नहीं, ये मुख्य कर्म नहीं होता। तो ये जो होता है तो ये गौण कर्म होता है, ये गौण कर्म होता है। तो यही बातें आप लोगों से परीक्षाओं में पूछी जाती है। आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच पे तो सवाल आते हैं, लेकिन हम इतना पढ़ते भी नहीं है। गलतियां तो हमारी होती है कि नहीं होती है? होती है। तो चलिए एक बार मैं इसको इसी सवाल को मैं एक बार करवा रहा हूं, क्योंकि इसमें पूछा था एक क्रमक क्रिया, 2 कर्मक है जिसमें एक मुख्य कर्म और एक गौण कर्म। अगर वो है तो आप पहले पूछिए, ये देखो लिखी, मैंने पूछा किसने लिखी, महर्षि वेद व्यास ने, तो ये तो कर्ता हो गया। किसने का जवाब अगर दे दिया तो ये कर्ता होगी। और क्या लिखी, आपका क्या का जो जवाब दिया तो वो जय संहिता लिखी। इसका मतलब इसके अंतर्गत ये क्रिया है। देखें, ये आपका किसने लिखी तो ये आपका कर्ता हो गया, सारा का सारा कर्ता हो गया। और ये जय संहिता लिखी, मतलब क्या लिखी, इस क्रिया से आपने पूछा क्या लिखी, तो ये जय संहिता इसका कर्म हो गया। सिंगल कर्म तो है, एक कर्मक, एक ही कर्म जिसमें था, तो एक कर्म इसमें था, यही आपका उत्तर हो गया। लेकिन मैं सारी बातें और भी बता रहा हूं। इसमें क्या लिखा है, उसने हमें पुस्तकें दी। आपने पूछा दी, किसने दी,
उसने, इसका मतलब ये कर्ता हो गया। ने का, किसने का जवाब दे दिया, तो उसको आगे लिखा आपने दी, क्या दी, पुस्तकें दी। तो ये जो है ये मुख्य कर्म है, ध्यान दें। और मैंने ये भी बताया है कि मुख्य कर्म क्रिया, मुख्य कर्म जो है निर्जीव होगा, एक बात, और क्रिया से दूर नहीं, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, ये क्रिया से दूर तो वो होता है, क्रिया से नजदीक होगा। क्रिया से मुख्य जो कर्म होता है वो नजदीक होता है। देना ये क्रिया है, इसके साथ मुख्य कर्म है। तो इसका मतलब हमें या हमको, किसको, हमको, तो ये जो है ये गौण कर्म है। ठीक है। अब देखो, बांधी ये क्रिया है, किसने बांधी, बहन ने बांधी, तो इसका मतलब ये तो कर्ता होगी। और किसने बांधी, क्या बांधी, राखी बांधी, ये आपके मुख्य कर्म है, ये मुख्य कर्म है, ये निर्जीव है और ये क्रिया के साथ है, क्रिया के नजदीक है। और मतलब किसको बांधी, भाई को बांधी, ये जो है आपका ये गौण कर्म है। अब तो क्लियर हो रही होगी बातें। हालांकि ये टॉपिक अलग था जो समझाने का था, लेकिन ये पेपर मैं सोल्व ही इसलिए करवा रहा हूं जैसे सवाल आ रहे हैं। अब देखो, लिखा, लिखा क्रिया है, किसने लिखा, मैंने लिखा, मैं करता हो गया। क्या लिखा, पत्र लिखा, ये मुख्य कर्म हो गया। और किसको लिखा, पिताजी को लिखा, ये आपका गौण कर्म हो गया। बात समझ में आ गई। एक गौण कर्म होता है, एक मुख्य कर्म होता है। मुख्य कर्म जो होता है वो आमतौर पे निर्जीव होता है। आप यहीं से देख लें, यहाँ पर पुस्तक है, यहाँ राखी है, यहाँ पत्र है, और ये क्रिया के पास होगा। क्रिया से जो दूर होगा वो आपका गौण कर्म होगा। मेरे ख्याल से ये बात आपको स्पष्ट होगी। अब आपका जो सवाल था, निम्नलिखित में से एक कर्मक कौन सी है, इसमें तो एक हमें है, एक भाई ने है, मतलब हमें और पुस्तक, भाई और राखी, पिताजी और पत्र, इनमें सब में दो दो कर्म थे, एक कर्मक वाला पहला ही था। आपका जवाब आपको मिल गया होगा। दूसरा जो सवाल है, गुण संधि युक्त कौन सा इनमें से गुण संधि किस में है। देखिए, यमुनोर्मी, यमुना जमा में उर्मी, उर्मी का मतलब लहरें होता है। यमुना की लहरें यमुनोर्मी कहलाती हैं। पूर्व पद का अंतिम वर्ण अलग अलग लिखने की जरूरत है क्या, मुझे यहाँ बताने की जरूरत तो नहीं है, समझ लें आप। यमुना जमा उर्मी, जब ए आ से परे ऊ आने पर ओ हो जाए, ए आ से परे ई आने पर ए हो जाए, ए आ से परे री आने पर अर हो जाए, वहां पर गुण संधि होती है। सामान्य सी बातें हैं। मैंने पूरी गुण संधि आपको अच्छे तरीके से समझा करके वीडियो डाल रखी है, आप लोगों ने नहीं देखी हो तो मेरा क्या दोष है भाई। तो चलिए, यहां ये जो शब्द था ये था यमुना जमा में ऊर्मी, और ये जो यमुना की लहरें होती हैं उनको यमुनोर्मी कहते हैं। इसके अंतर्गत आ और ऊ जुड़ करके ओ बन गया। ये तो गुण संधि का एग्जाम्पल है। और इसमें पूछा क्या था, निम्नलिखित में से गुण संधि किस में है, इसी में है भाई। दूसरा, अगर आप इसको देखें, ये है दध्योदन, ये क्या है, ये है दधी जमा में ओदन, समझ लें इसको। ये दध्योदन में कौन सा समास है, यह बात पूछ ले तो दधी और ओदन, ओदन का मतलब चावल होते हैं, और दही और चावल दो चीजें होगी अलग अलग, इसलिए इसमें द्वंद्व समास है। समास भी पूछा जा सकता है। तो दध्योदन, दधी मतलब ध आधी रहेगी, ई का यह बन गया, ओ की मात्रा इसके साथ लग गई, दध्योदन बन गया। ओदन का मतलब चावल, दधी का मतलब दही। समझ में आ गई। समास, इसमें समास है आपका द्वंद्व, याद कर लें। और तीसरा जो था वो मन है जमा दशा मनोदशा, इसमें विसर्ग संधि है, पूर्व पद का अंतिम वर्ण में विसर्ग है। ये सिर है जमा रेखा शिरोरेखा, इसलिए आपका सही जवाब ये हो गया। यावत जीवन समझने का है, बहुत अच्छा है यावत जीवन। एक बार आपके पेपर में एस्टेट में भी आया था और सवाल था आजानु बाहु, यस आजानु बाहु। एक बात समझ लें भाई, आ जिसके आगे उपसर्ग लगता है आ, और इसका मतलब तक या पर्यंत हो, ठीक है, तो वहां पर आपका अविभाव समास होता है। आ का मतलब आजीवन, जीवन पर्यंत, आमरण, मरने पर्यंत। समझ में आ गई। तो इसका मतलब ये आजीवन, आमरण, तो ये जो शब्द हैं आप अगर इसको देखें ये वही तो है,
ये देखो यावत जीवन, ये जो शब्द बना है यावत जमा जीवन से, जिन्होंने संधि सीख रखी है उन्होंने ये सीखा होगा कि सत के आगे अगर मतलब जन आ जाए तो आप क्या करोगे, तय के बाद अगर ये जय आ जाती है तो इसकी भी आप जय बना देते हैं, तो ये सज्जन बन जाता है। तो ये यावत आगे जय आ रही है तो इसकी भी जय बन जाएगी, इसलिए ये यावत जीवन बन गया। यावत का मतलब जीवन पर्यंत हो गया यूं, और जब भी जीवन पर्यंत आ यावत इन सब का अर्थ पर्यंत हो और उसमें पहला पद प्रधान हो, उसको हम कहेंगे अव्ययीभाव समास। तो यहां पर यावत जीवन में समास पूछा हुआ था, इसमें अव्ययीभाव समास है भाई, याद रख लेना। मैंने सीधा उत्तर नहीं लिखे इसके चारों, क्योंकि इसमें जो यावत जीवन में तो कर्मधारय तत्पुरुष कोई भी नाम दे रखे होंगे, तो यावत का मतलब जब भी पर्यंत या तक होता है वहां पर आप लगाते हैं अव्ययीभाव। अगला सवाल है, गलत संधि छांटनी है। एक बार मैं वो संधि बता दूं कौन कौन सी है, इधर लिख रहा हूं, ये जगह मैंने इसलिए छोड़ी हुई है आप लोगों के लिए। जो संधि आप लोगों से पूछी गई थी वही संधि मैं आपको एक बार यहां पर बता रहा हूं। यस, मेरे सामने आपकी वो संधियां हैं, उत जमा डयन। देखो ये उद शब्द होता है और आगे डयन है, समझ ले, उद जमा डयन, उद उपसर्ग होता है, उत नहीं होता। जब भी आपको उत जमा चारण उच्चारण लिखा जाता है तो उद जमा चारण वाला ठीक करना है, ध्यान रखना इस बात का। उद ठीक होता है, उत गलत होता है, अगर एक ही जगह दोनों के दोनों आते हैं। मतलब ये बातें आपको उत जमा लेख उल्लेख आप करते आए हैं, लेकिन समानांतर अगर आपके सामने आता है उद जमा लेख तो उद जमा लेख ठीक है। आजकल सवाल ही ऐसे आने लगे हैं। तो चलिए मैं यहां पर आपको उद जमा डयन, ये आगे डय आ गई, तो यहां पर भी मैंने 7 नियम तय से और दय से अगले ही वर्ण बनते हैं वो मैंने समझा रखे हैं, उन्हीं को याद कर लेना। ये उड्डयन बन जाएगा। उसके बाद ये पहला था। दूसरा इसने संधि दी हुई है पद जमा में हाथी, ये है पद जमा में हाथी। और मैंने एक नियम, 2 बातें आपको याद कर लीजिए। मैंने कहा है शलगम, शलगम का ऊपर का वो उतार करके आपको क्या बनानी है, उसकी छतरी बनानी है, यानी 6 शलगम से 6 छतरी बनानी है। तो शलगम, उससे पहले चरखा भरी, ऐसे कुछ बातें मैंने बता रखी हैं क्लास में, तो आप याद कर लीजिएगा उन्हीं बातों को। यहाँ पर अगर है और हल का धनुष बनाना है, हल का धनुष और शलगम की छतरी, यानी शलगम वाली शय की चय बन जाएगी। जैसे उत जमा श्वास या उद जमा श्वास से उच्छ्वास बन जाता है, सत जमा शास्त्र से सच्छास्त्र बन जाता है, तत् जमा शिव से तत्शिव बन जाता है। वो बातें याद कर लीजिए आप, ठीक है। वही बातें मैं यहाँ पर दोहरा रहा हूँ। ये है उत जमा हरण से उद्धरण बन जाता है, तत् जमा हित से तद्धित बन जाता है, दय धय बन जाएगी। तो ये क्या बन जाएगा, प, ये दय है, इसकी धय बन जाएगी, और ये पद्धति, ये शब्द आपका बन जाएगा पद्धति। और यही इसमें दिया हुआ है, इसमें तो गलत कुछ है ही नहीं। आपने छांटना था, गलत संधि छांटनी है। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तीसरा जो ऑप्शन इसमें दिया हुआ था तत् जमा टीका, तत् जमा में टीका, इससे तट्टीका, आगे ट है तो इसका भी तट्टीका बन जाएगा, तय आदि टय, और ये आगे फिर टीका। और जो चौथा ऑप्शन था इसमें वो था शरद जमा उल्लास, शरद हलंत जमा उल्लास। समझ लें इसको, ये क्या बनना चाहिए, ये दय है, आगे ऊ है, और इसका मतलब तय होती या दय होती, इसके तुरंत बाद जब भी आपकी कोई घोष ध्वनि आती है तो ये जो वर्ण हैं वैसे तो आपका तृतीय में चेंज हो जाता है, लेकिन ये खुद ही तृतीय है, ये पहला ही है। तो इसका मतलब आपका ये क्या बनेगा, शरदुल्लास, मतलब शर दय का तय भी बन जाता है, जैसे संसद सदस्य, संसद सदस्य, तो ऐसे भी है। लेकिन ये सर इसने लिख रखा है शरदोल्लास, जो इसमें ऑप्शन आया हुआ है आप ध्यान देखें, शरदोल्लास। भाई ओ कहां से बन गया, ये हलंत थोड़ा था भाई, इसके अंदर ए थी, हलंत नहीं था, ये हलंत था। अगर हलंत होता ना तो फिर ये ए और ऊ मिलकर के ओ बन जाती, लेकिन यहां हलंत है, इसलिए दय के अंदर ही ऊ आएगा, वो दय के अंदर ऊ आकर के शरदुल्लास बनेगा, इसलिए यही गलत है। अशुद्ध संधि आपने छांटनी थी, यही आपका गलत था।
तो मेरे ख्याल से ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। उससे अगला जो सवाल था आपका कि गलत संधि छांटनी है, 7वीं पहले एक कोई सेंटेंस दिया हुआ था, आप पूरे पेपर को पढ़ोगे ना जब, ये कर दूं साहब? यस, एक बार मैं बता रहा हूं क्या था वाक्य, मेरे सामने है वो वाक्य। उसमें लिखा हुआ था कि मोहन, आदमी का नाम है मोहन, 7वीं कक्षा में पहले स्थान पर रहा। इसमें रेखांकित पदों का विशेषण का भेद इंगित करना था, और उसमें रेखांकित कर क्या था? 7वीं मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये आपको पता है क्रमवाचक तो है ही, लेकिन वो पहले नंबर पे है, वो दूसरे नंबर पे है, वो स्थान भी निश्चित है, इसलिए इसको हम क्रमवाचक, एक बात, और दूसरी बात ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। क्रमवाचक भी है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो इसका मतलब पहला, 7वां जो भी है ये क्रमवाचक था, और निश्चित संख्या थी उसकी 7वां है तो 7वें पे ही रहेगा, तो इसको निश्चित संख्यावाचक, इसमें जो ऑप्शन दिए हुए थे क्रमवाचक, निश्चित संख्यावाचक, मैंने पूरा इसलिए लिखा कि बोर्ड पे आ नहीं रहा था, जो बातें मैंने समझानी थी फिर पूरा वीडियो में पिछली भी 2 में बनानी पड़ी। तो चलिए अगला हम सवाल पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से अपत्यवाचक प्रत्यय छांटना है भाई। अपत्यवाचक, एक बात बता दूं, कृत और तद्धित 2 प्रकार के प्रत्यय होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्रिया के साथ जुड़ने से बनते हैं, और तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के साथ जुड़ने से बनते हैं। दोनों ही बातें समझ लें, कृत प्रत्यय क्रिया के साथ जुड़ेंगे, और कृदंत जो तद्धित प्रत्यय हैं वो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के साथ जुड़ने से बनते हैं। क्लियर है? लेकिन अब बात क्या आती है, जो कृत प्रत्यय है वो 5 प्रकार के होते हैं। वो कर्तृवाचक हो सकते हैं, वो कर्मवाचक हो सकते हैं, वो करणवाचक हो सकते हैं, मतलब कोई काम करने वाला बनेगा, ने लगा करके आप देखेंगे, कोई काम को, जैसे अभी हमने देखा किसी काम के द्वारा जिसमें लगाया जाता है, वो पूरा विषय है, मैं बाद में समझाऊंगा, लेकिन मुझे आपको एक बार अपत्यवाचक समझाना है। आपके 6 प्रकार के प्रत्यय, मुख्य 6 हैं, बहुत सारी किताबें अलग अलग भी इनका नाम लेती है, तो 6 प्रकार के आपके प्रत्यय जो होते हैं वो होते हैं तद्धित, और उनमें से भी आपके क्रियावाचक हो जाएंगे, उसमें भाववाचक हो जाएंगे, उसमें कृतवाचक हो जाएंगे, और उसमें 2 इंपॉर्टेंट बहुत है। कौन कौन से? एक तो आपका जो प्रत्यय है ऊर्णतावाचक, कल भी आया था ऊर्णतावाचक, ये 2-3 बार आ लिया। एक बात समझ लें, जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं में से आपका वो, बाकी तो संज्ञाओं के बारे में आप जानते हैं। और जो दूसरा है उसको हम कहते हैं अपत्यवाचक। ऊर्णता का मतलब तो आप कमी के अर्थ में लगा लें, हीनता के अर्थ में लगा लें, थोड़े के अर्थ में लगा लें, और अपत्य का मतलब होता है, इसको संतानवाचक भी कहते हैं। अपत्य संस्कृत में संतान को कहते हैं, समझ लें एक बार। जब भी ऑप्शन बाद में लिखूंगा, एक बार समझा देता हूं। ऊर्णता में क्या होता है, आप जैसे खाट से खटिया बना देते हैं, खाट बड़ी होते हैं, लोटा उससे लुटिया बना देते हैं, लोटा से लुटिया, या प्रत्यय लगा करके आपसे पूछा जाए लुटिया में कौन सा प्रत्यय है, आप बताएंगे ऊर्णतावाचक है, क्योंकि इसका जो बड़ा रूप है वो तो लोटा है। समझ में आ गई ना? मतलब एकदम से आप खटोला भी बना देते हैं, ओला प्रत्यय लगा करके, खाट के साथ ओला, मतलब खटोला छोटा होता है, खाट बड़ी होती है। मतलब बहुटी, पिछले पेपर में आया था, बहुरिया, जो बहोर के आती है, एक बार जा करके वापिस आती है, उसको बहुरिया कहते हैं। तो मतलब बहु का जो छोटा है बहुरिया बना देते हैं। तो ये तो जो होते हैं ऊर्णतावाचक। और संतानवाचक कैसे? जैसे रघु की संतान राघव बन गई, रघुपति राघव राजा राम, आपने राम का नाम सुना होगा। अगर धनु की संतान दानव बन गई, मनु की संतान मानव बन गई, दशरथ की संतान दाशरथी होगी, कुंती का पुत्र कौंतेय हो गया। मतलब जो किसी की संतान वाचक जो भी प्रत्यय बनता है, अगर ये पूछा जाए कि कौंतेय में कौन सा है, पार्थ में कौन सा है, पृथा का पुत्र हो गया। वैनतेय कल आया था, विनीता का पुत्र वैनतेय, गरुड़ को कहते हैं। वैनतेय में कौन सा समास, आपका प्रत्यय है, तो आप कहेंगे अपत्यवाचक है, क्योंकि वो विनीता का पुत्र से बना है। लेकिन थोड़ा सा गहराई में तो जाना पड़ेगा, ये तो क्लियर हो रहा है ना। अब आप देखिए, अपत्यवाचक प्रत्यय छांटने हैं, 4 ऑप्शन मैं बोल रहा हूं। एक है दाम्पत्य, आप देखते ही बता देंगे। अब दाम्पत्य मतलब पति पत्नी का जो जोड़ा है, जो जीवन होता है, वो दाम्पत्य जीवन होता है। दूसरा है पाश्विक,
इक प्रत्यय लगा करके पशु से बना है, तो इसमें संतान कहाँ से आ गई। तीसरा है दाशरथी, मतलब दशरथ आदमी का नाम है, उसकी जो संतानें हैं आगे आने वाली, जैसे वृषणी की संतान जो है वार्ष्णेय कहलाती है, वो आपका अपत्यवाचक हो गया। तो यहाँ पर आस्तिक ये नहीं है। अब क्लियर हो गया होगा ना। दाशरथी जो है इसके अंतर्गत अपत्यवाचक में दाशरथी जो शब्द था वो आपका अपत्यवाचक था, और इसके अंतर्गत ये मैंने बता दिया है, गलत वाला भी मैंने बता दिया है। आगे आ गया ऊंचाइयों में संज्ञा। मैंने थोड़ी देर पहले आपको पिछले पेपर में भी एक बात बताई थी कि 4 तरीके से मुख्यतः भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं। समझ लें 4 तरीके से किससे किससे बनती है। एक बनती है आपकी क्रिया से, जैसे चलना से चाल बता दिया था मैंने। दूसरी बनती है आपकी अपना से अपनापन, यानी कि अपना एक सर्वनाम है उससे बन गई, ठीक है। मीठा किसी की या सुंदर, ये किसी की विशेषताएं हैं इसलिए उससे सौंदर्य बन जाएगा, और मीठा से मिठास बन जाएगा, ये बन गई, यानी विशेषण से बन गई, ठीक है। विशेषण से, सर्वनाम से, और एक जातिवाचक संज्ञा से बनती है आपकी, एक क्रिया से होगी। जातिवाचक संज्ञा से जैसे लड़का से लड़कपन, मैंने ये बातें आप लोगों को बताई है। अब यहाँ सवाल क्या है, ऊंचाइयाँ में संज्ञा। जो भाववाचक संज्ञा है, जब भी कोई भाववाचक संज्ञा बहुवचन में कहीं पर भी प्रयोग हो तो वो जातिवाचक बन जाती है। जैसे बुराई एक भाव है, हमारे अंदर पैदा होता है, लेकिन अगर आपसे ये कहा जाए बुराइयों से बचो और बुराइयों को अंडरलाइन करके आपसे पूछा जाए ये कौन सी संज्ञा है, फिर वो आपकी जातिवाचक बन जाएगी। अब यहाँ देखिए ऊंचाइयाँ में संज्ञा बता रखी है, अब आप समझ में आ गई। ऊंचाई एक भाव है, गहराई एक भाव है, तो यहाँ पर आप लोग इसको बहुवचन में जब भी प्रयोग करेंगे वो जातिवाचक बन जाती है। तो सीधा सा मतलब है इसके अंतर्गत ऊंचाइयां में संज्ञा कौन सी है, जातिवाचक है। इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, अपने आप कर लेना, समझ जाएंगे आप। उसके बाद अगला जो शब्द था आपका वो था वार्तनिक दृष्टि से अशुद्ध वर्तनी आपने छांटनी थी, ठीक है। मैं कई बार ये शब्द करवा भी चुका हूं। 2 शब्द मैंने थोड़ा सा जोर दे करके करवाए थे, क्लास में भी करवाए थे, अपनी वीडियो में भी मैंने आप लोगों को करवा रखे हैं, वो बता रहा हूं। एक तो होता है अन उपसर्ग लगा करके, एक दुर उपसर्ग लगा करके, और इन दोनों के साथ अगर अवस्था जोड़ा जाए इसके साथ, तो ये क्या बनने चाहिए। हम क्या सोच लेते हैं, समझ लें इसमें गड़बड़ क्या होती है। इसको हटा दो, मतलब इसका ये हटा दो, तो क्या होगा, ये न के अंदर ए होगी, इधर ए होगी, इसको हम अनावस्था लिख देते हैं। भाई इसकी है जुड़ करके, लेकिन ये उपसर्ग तो भाई अन है, ये दुर है। अगर ऐसा है तो ये ए इस न के अंदर पूरी आ जाएगी, तो ये बन जाएगा अनवस्था। समझ लें, ये अनवस्था शब्द बन जाएगा, और इधर वाला ये दुर्वस्था बन जाएगा। और ये एक बार नहीं, एचटेट की परीक्षा में 4 बार आ चुका है ये दुर्वस्था। पिछले पेपर्स में आप सारे के सारे देख लें, मुझे ध्यान तो नहीं है, 3-4 बार मुझे पक्का पता है कि ये किसी न किसी ग्रुप में आता है, तो इसमें दुर्वस्था ही गलत था, इसमें दुरावस्था लिख रखा है। क्योंकि ये समझ लेते हैं कि ये गई, इसके अंदर ए है, इसके अंदर ए है, दोनों जुड़ करके आ बन गई। नहीं भाई, ये हलंत था, इसलिए ये दुर्वस्था है। तो यहाँ पर आपका दुर्वस्था गलत था। मातृभक्त एक शब्द इसमें बड़ा अच्छा दे रखा है, मनः कामना। मनोकामना नहीं होता, मनः कामना होता है। सबकी मनोकामना पूरी हो, ऐसा सभी लिखते हैं। आज मैं बताऊंगा कि प्रातःकाल, मनः कामना, पयपान, इन सभी के अंतर्गत कोई भी शब्द चेंज नहीं होता। ये 4 ही शब्द हैं, चारों में से आता है पयपान, प्रातःकाल, मनः कामना, एक शब्द और है, मैं बता दूंगा उसको भी बाद में। तो चलिए एक बार अगले शब्द पे चलते हैं कि योगी शिवेंद्र कुशासन पर विराजमान है। यहां पर एक शब्द दिया हुआ है कुशासन, इसमें समास पूछ रखा है भाई। इसमें मध्य पद लोपी है, बीच का पद, कुशा का आसन, जो कुश का आसन, मतलब इसके अंतर्गत अगर आप कुशासन में बहुत सारे तरीके हैं। कु को शासन के साथ लगा करके बुरा शासन बन गया, कुशासन, बुरा शासन। आजकल कुशासन चला हुआ है, मान लिया यूं कहा जाए, तो इसका मतलब कुशासन, बुरा शासन। और अगर आप इसको कुश आसन
कुश आसन नहीं, कुश आसन, ये दीर्घ संधि हो जाएगी। लेकिन समास में अगर ये पूछा जाए तो इसमें से मध्य पद का लोप हो गया और मध्य पद लोपी इसमें समास कहा गया है। उसके बाद अगला अशुद्ध, मैं इसके सामने इसके अशुद्ध वर्ड लिख रहा हूँ, आपके अशुद्ध विलोम छांटने हैं, ये समझ लें एक बार। मैं इधर इनको समझाने की कोशिश करूंगा। पहला दिया हुआ है संश्लेषण विश्लेषण, ये सही है। दूसरा दिया हुआ है श्लील अश्लील, अश्लील का उल्टा जो होता है श्लील होता है, अश्लील का भी आपको पता है, श्लील इसका उल्टा अपने आप ही हो गया। तीसरा दिया हुआ है इसने सती का कुलटा, सती, जो सती है यहां पर कुलटा दिया हुआ है, लेकिन कुलटा व्यभिचारिणी औरत होती है, तो इसका उल्टा पतिव्रता होता है, सती नहीं होता भाई, ये ध्यान दे लें। और कुलटा का आपसे पूछा भी जा सकता है, कुल जमा अटा, ये इसका संधि विच्छेद होगा। अगर नियम देखा जाए तो ए और ए जुड़ करके कुलाटा बनना चाहिए था, ये आ सकता है, इसलिए कुलटा मैंने लिखा है। संधि में भी आ सकता है, जिस तरह के सवाल आ रहे हैं मूसलधार, प्रभु, ऐसे शब्दों से थोड़ा सा जुड़ करके रहिए, तो इसलिए यही आपका गलत था। अगर आप पेपर पढ़ेंगे, आपके पास पेपर मैंने भेज रखा है। उसके बाद अगला जो शब्द था आपका वो था विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा कौन सी नहीं है। विशेषण से निर्मित, ऊपर आप देखें, मैं इनको एक बार साफ कर रहा हूं। विशेषण से निर्मित, पहली बात तो मैं एक बात बता दूं, दो विसर्ग, दो प्रत्यय आपने इकट्ठे लगाने की कोशिश नहीं करनी है। मान लिया आपने सौंदर्य, सुंदर एक शब्द था, उसका सौंदर्य बना दिया भाववाचक संज्ञा और ता भी लगा दिया। बहुत सारे लोग ये तो कह देते हैं कि सौंदर्यता है ये तो शब्द, नहीं, आप इसका मतलब उसमें यह प्रत्यय भी लगा रहे हैं, उसके बाद ता प्रत्यय भी लगा रहे हैं ना, दो नहीं लगाने हैं। तो ये वैसा ही शब्द है, आत्म शब्द है, इसमें ता भी लगा दिया, आत्मीय ई प्रत्यय भी लगा दिया, दो प्रत्यय लगाने की कोशिश नहीं करनी है। उसके बाद ये नैपुण्य, अगर आप देखें इसने कहा है कि विशेषण से निर्मित भाव, ये है तो सारी भाववाचक संज्ञाएं, ठीक है, तो लेकिन विशेषण से निर्मित निपुण, मैं अपने काम में निपुण हूं, वह पढ़ाने में निपुण है, वह पढ़ने में निपुण है, वह यह काम करने में निपुण है। निपुण उस आदमी की विशेषता है, इसलिए यह निपुण एक आपका विशेषण है, इससे नैपुण्य बन जाएगा, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, ये विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा है। धैर्यवत्ता, धैर्यवान, बहुत धैर्यवान राजा है भाई, तो राजा की विशेषता कि वो धैर्यवान है, इससे धैर्यवत्ता उसका भाववाचक संज्ञा बन गई। सारल्य, सरल, मतलब अगर कहें मैं सरल स्वभाव का व्यक्ति हूँ, मतलब स्वभाव की विशेषता है कि मेरा सरल है, और इससे सारल्य बन गया, इसका मतलब ये भी आपका विशेषण से बना होगा। तो आपका जो सही जवाब है इसमें ये होगा। उत्कोच का अर्थ, उत्कोच, उत्कोच का मतलब होता है ब्राइब, घूस, जब आप किसी को घूस देते हैं उसको उत्कोच कहते हैं, तो इसका मतलब इसको आप घूस कहेंगे। अविकारी नहीं है, चार शब्द दे रखे हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये चारों विकारी होते हैं, बहुत बार बता लिया। क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात, ये 5 अविकारी होते हैं। और इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, संबंध सूचक, ये तो है अविकारी, और निम्नलिखित में से सर्वनाम, सर्वनाम नहीं है, ये विकारी है। तीसरा समुच्चय बोधक, ये भी है, क्रिया विशेषण ये भी है, तो आपका सर्वनाम हो जाएगा। उसके बाद यह समस्या मैं आप हल कर लूँगा, यहाँ पर यह समस्या मैं आप हल कर लूँगा, इसमें आप पूछा हुआ है कि कौन सा सर्वनाम है। जहाँ पर भी उस आपकी जगह खुद आ जाए, स्वयं आ जाए, मैं समस्या स्वयं हल कर लूँगा, खुद हल कर लूँगा, तो इसका मतलब वो निजवाचक है। कौन सा है? निजवाचक। तो ये भी आपका निजवाचक हो जाएगा, जो भी आपका ऑप्शन है आप कर लेना। और अंतिम सवाल है, अब उपसर्ग का प्रयोग किसमें नहीं हुआ है? अब नद्य शब्द होता है, अब लेह शब्द होता है, अब ये जो शब्द है थोड़ा सा बता दूं मैं, ये अब जमा में ईक्षण से बना है। ईक्षा बड़ी ई आएगी, ईक्षण, ईक्षण का मतलब किसी चीज को देखना, संभाल करना उसकी, अब ईक्षण, तो इसका मतलब ए और ई जुड़ करके ए बन गया, अवेक्षण बन गया, तो अब उपसर्ग इसमें भी है। तो अब धी में, धी बड़ी है इसमें, ठीक है, तो इसमें आपका अब उपसर्ग नहीं है। तो ये आपके सारे सवाल थे भाई पीआरटी का 2018 का पेपर। आज ही अभी लगे हाथों में तीसरा पेपर भी आपका सोल्व कर रहा हूँ। 15-15 नंबर वाले तो मैं सारे के सारे सोल्व करके डाल रहा हूँ। उसके बाद मैं स्क्रीन के ऊपर ही
आपके पास भेज दूंगा स्क्रीन के ऊपर। पिछले सारे पेपर मैं स्क्रीन पे भेजूंगा, बैठा बैठा भी हल कर दूंगा। तो आज इस पेपर में फ़िलहाल इतना ही। थोड़ी लंबी वीडियो बन गई, 30 मिनट की ये वीडियो बन गई है। आप लोगों को अगर फ़ायदा हो रहा हो तो प्लीज़, और ज़्यादा नहीं कुछ कर सकते तो आप कमेंट तो कम से कम डाल दिया करो भाई, बता दिया करो कि आपका इसका कुछ फ़ायदा हो रहा है। कोई बात समझ में नहीं आई वो भी डाल दिया करो। कई लोग मुझसे अभी इसमें पूछ भी रहे थे कि सर आप नरवाना से। जी हाँ, मैं नरवाना से हूँ और पिछले 2012-14 से तो मैं लगातार हमारी फ्री कोचिंग क्लासेस में सैकड़ों लड़कियों का स्टेट पास हो चुका है और अब तक 20 के करीब हमारे नेट भी क्लियर हो चुके हैं पिछले 3 सालों में। तो आप सभी इन चीज़ों का फ़ायदा उठा सकते हैं। और आप जो भी विद्यार्थी, जो भी स्टूडेंट्स इसमें टीचर्स पढ़ रहे हैं, बस अपने स्कूलों के अंदर यही गुरु दक्षिणा है, स्कूलों के अंदर पूरा मन लगा करके पढ़ाएं भाई, बस यही गुरु दक्षिणा है। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।